हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बायोलॉजी का फिर से क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग का तो मैं ऑब्जेक्टिव करवा ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी, है ना। इसलिए तो जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसको एकदम याद कर लीजिए और कोशिश ये करना कि एक क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। जो भी सब्जेक्टिव मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के आपका और भी लेसन का जो सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है उसी तरह से है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पित्त क्या है और मनुष्य में पाचन में इसका क्या महत्व है। यही सवाल ऐसे भी दे सकता है, पाचन में पित्त रस का क्या महत्व है। सवाल दो टाइप से ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो सवाल को पहचान लें, यानी कि पित्त का महत्व बताना है, पित्त है क्या। तो अगर महत्व पूछेगा तो फिर यहाँ से बताएंगे आंसर जो नीचे लिखा हूँ, और पित्त क्या है तो पित्त के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले है, पित्त रस का प्रत्यक्ष रूप से भोजन का पाचन में भाग नहीं लेना है। पित्त जो रस होता है वो डायरेक्ट भोजन के पाचन में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन काम क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रसायन, इसमें जो है ना विभिन्न प्रकार के रसायन होता है और वही रसायन जो है पाचन में सहायता करता है। तो पित्त का काम तो है पाचन में सहायता करना, लेकिन डायरेक्ट नहीं करता है। उसमें जो रस होता है ना, उसमें रस के अंदर में रासायनिक प्रकार कुछ रसायन होते हैं जो अलग अलग प्रकार के, और वही जो है पित्त का पाचन करते हैं। क्लियर है? तो ये जो सहायता करता है। अब पित्त रस की भूमिका क्या है ये देख लेते हैं। देखिए भूमिका यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश आपको ये करना है ना कि इन सभी सवाल को याद करने की कोशिश कर रहा है। यूँ नहीं कि सिर्फ ले लिया और फोटो खींच लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, रख दिया, नहीं। लिखने कॉपी में अगर लिख करके अगर लिखा हुआ आपके कॉपी में तो बहुत अच्छी, और नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको लिखो और लिख करके इसको याद करो, ठीक है, तभी बेहतर हो पाएगा। पहला है कि यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाते हैं, यानी कि आमाशय भोजन पेट में जो आमाशय में रहता है वो कैसा रहता है, अम्लीय माध्यम रहता है। ये भी सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का इस तरह से याद कर देना कि पेट में आमाशय में जो भोजन रहता है किस माध्यम में रहता है, अम्लीय माध्यम। चूंकि आपको पता है आमाशय में HCl होता है जो कि अम्ल होता है, तो अम्लीय माध्यम में रहता है। लेकिन पित्त रस जो है क्या करता है, इसको क्षारीय में बनाता है। पहला एक हो गया महत्व। दूसरा है कि यह जीवाणु को मारता है। कौन? पित्त रस। पित्त जीवाणु को मारता है और इसी की उपस्थिति में जो है अग्नाशयी रस जो है कार्य करता है। तो अग्नाशय अलग है और आमाशय अलग है। क्लियर है? तो आमाशय जैसे लगे पेट बोलते हैं उसको, तो आमाशय अलग है और अग्नाशय अलग है। तो क्या कहता है कि ये कि जीवाणुओं को मारता है कौन? वही पित्त, और उसी की उपस्थिति में अग्नाशय जो काम करता है। या आज नहीं, या अंग या आंत होगा, आंत या आंत की दीवारों को कर्माकुचन के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। यह आंत की दीवारों को कर्माकुचन के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है, चौथा है, यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। जो वसा में घुला हुआ विटामिन है, वसा में जो विटामिन घुला हुआ है उन विटामिनों के अवशोषण करता है और उसमें मदद करता है, ठीक है। अवशोषण में सहायता करता नहीं बल्कि उसमें सहायता करता है। या कुछ विषैले पदार्थ जैसे कि कोलेस्ट्रॉल धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है। तो जो विषैला पदार्थ है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है कि आप वसा जब ज़्यादा लेते हो ना तो वो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा उसमें ज़्यादा होता है वसा में, जिससे हार्ट अटैक होता है, हृदय घात रोग होता है, ठीक है। तो हृदय घात रोग को कोलेस्ट्रॉल खाने के लिए मना भी किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, विषैला पदार्थ है और उत्सर्जित पदार्थ में सहायक होता है। आपको याद हो गया होगा। अब अगला सवाल देखो, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है ना। श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन जल में जो रहने वाला जीव है वो भी सांस लेता है, वो भी ऑक्सीजन लेता है। और जो स्थल पर रहने वाला जीव जैसे हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो सब भी लाभप्रद है। तो पेड़ पौधे खैर वो तो अलग ही कैटेगरी, पेड़ पौधे तो अलग हो गया, जीव जंतु जितने सारे हैं, जंतु जो है जीव जंतु वो सब के सब स्थल पे रहने वाले हैं। तो स्थल पे रहने वाला जो जीव जंतु है वो तो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और जल में भी जो रहता है वो भी सांस लेता है, लेकिन जल वाला जो होता है वो जल में घुलित ऑक्सीजन लेता है सांस, और हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि स्थल में लेने वाला किस प्रकार, स्थल वाला जो है जीव वो लाभ पे क्यों रहता है। तो जलीय जीव जल में घुली हुई है, ऑक्सीजन का शोषण के लिए उपयोग करता है। जो जलीय जीव है, जो जल में रहने वाला जीव है, वो कैसा ऑक्सीजन यूज करता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के शोषण के लिए उपयोग करता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कि वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा जो घुली हुई है
21%, तो जल में जो घुली हुई मात्रा है ये 21% से बहुत कम है ना, बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेजी होती है। क्या बोल रहा, जलीय जीवों के श्वसन की दर जो है स्थलीय जीवों के श्वसन की दर बहुत अधिक होता है। मतलब कि जलीय जीव में जो रहने वाला जीव है ना, वो आपसे ज़्यादा बार सांस लेता है। आप देखोगे मछली को अगर पानी से निकाल के देखिए तो मछली गलफा एकदम तुरंत एकदम सांस पे सांस ले रहा है। उसका जो बॉडी होती है देखिए, फेफड़ा जो होता है उसका देखते गलफड़ा एकदम तुरंत बंद चालू होता होगा। मतलब उसका जो सांस लेने का दर है ना काफ़ी अधिक है। कारण इसलिए है क्योंकि वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन ले रहा है, और जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है वो वायु में घुलनशील ऑक्सीजन से बहुत कम है। मछलियाँ अपने मुंह के द्वारा जल लेती है। देखो जल किससे लेती है, मुंह के द्वारा, और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है। वहाँ जल में घुली ऑक्सीजन के रुधिर तक पहुंचता है। दो मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन मछलियाँ डायरेक्ट सांस नहीं लेती हैं। पहले मछलियाँ जो है जल लेती है, पानी लेती है मछली, ठीक है। और पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, और वही ऑक्सीजन जो है मछली के शरीर में यानी कि रुधिर तक प्राप्त होता है, पहुँचता है। फिर तो जब तक हम लोग तो नाक से तुरंत लेते हैं, लेकिन मछली लोग क्या करता है, जल से लेता है। तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब इसको देखो समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कि जलीय जीव में घुली हुई जलीय जीव जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, लेकिन जो जलीय जीव जो ऑक्सीजन जो घुला हुआ है वायु की उपस्थिति में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और इसीलिए जो जलीय जीव होता है ना उसका श्वसन दर जो है स्थलीय जीवों से काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी तेज होता है। मछलियाँ अपने मुंह से जल लेती हैं और उसी में जो घुला हुआ जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है वो रुधिर तक पहुँचाती है। इतना लिखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखो, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग से सलाह क्यों दी जाती है। आप जाते होंगे डॉक्टर क्या सुनते हैं कि, और हर कोई जानते हैं, पढ़े भी है कि आयोडीन युक्त नमक खाना है। क्यों भाई खाना है, क्या बात है। दूसरा सवाल ऐसे भी रह सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो चलो, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का आवश्यक होना जरूरी है। हमारे पेट में प्रोटीन और वसा के उपचय की थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण करता है। यानी कि जो हम भोजन करते हैं ना तो उसमें जो प्रोटीन आता है, जो वसा जो मिला होता है भोजन में, उन भोजन को उनको उपचय करने के लिए, पचाने के लिए थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। यह वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो वृद्धि हो रहा है ना उसके संतुलन कंट्रोल करता है। ऐसे नहीं कि लंबा आदमी तार की तरह लंबा हो जाए, नहीं, वृद्धि के संतुलन के लिए कंट्रोल करता है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो ग्वाइटर नाम का रोग हो जाएगा, यानी कि जिसको घेंघा बोलते हैं, ठीक है, घेंघा रोग हो जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगा। तो क्लियर है। तो अब पढ़ते अगला सवाल। अच्छा, इसमें और है बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन। बीमारी देखो, किसी के गला में अगर हो जाता है थायरॉक्सिन जो होता है, देखो क्या बोल रहा, ग्वाइटर जो रोग होता है ना, आप देखोगे फिल्में वगैरह में या तो प्रचार वगैरह ऐड वगैरह में देखे होंगे, कोई एक आदमी है और उसका गला जो है फूला हुआ है। तो यही बोल रहा, बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहरी की ओर उभरी हुई नेत्र, या तो उसका आँख निकला हुआ दिखेगा। जिसका ग्वाइटर रोग होगा ना उसका नेत्र गोलक से आँख निकला हुआ दिखेगा, बड़ा बड़ा सा आँख। अब जिसका बड़ा आँख है वो नहीं, जिसका नेचुरली है आँख वो नहीं, जिसका ज़बरदस्ती ज़्यादा बाहर निकला हुआ, नेत्र गोलक से जो नेत्र गोलक उससे ज़्यादा बाहर आँख निकला हुआ है, या तो उसका गर्दन फूला हुआ है, ये पहचान है ग्वाइटर का। इस रोग से बचने के लिए बस कुछ नहीं करना, हमको आयोडीन की शरीर में कमी होने के कारण ऐसा होता है। आयोडीन आप नहीं खा रहे इसलिए ऐसा हो रहा, तो इसके लिए हम आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्लियर है। अगला सवाल है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है, जब एड्रेनलिन रुधिर में यानी कि रक्त में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होता है, ठीक है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। तो जब हमारे रुधिर में ये स्रावित होती है, जब बहती है, तो फिर क्या अनुक्रिया होता है ये बताना है। एड्रीनलिन को आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। बहुत अच्छा, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। एड्रीनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। क्लियर है। तो सवाल आपसे पूछा जाए कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, आपातकाल हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रीनलिन को। जब कोई व्यक्ति भय, डर, तनाव स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है। जब आप डरते हो, कभी खुद से डर जाते हो, कभी ज़्यादा टेंशन में आ जाता हो, तो शरीर से जो है एड्रेनलिन नाम का ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन होता है ना उसको बहुत बड़ी मात्रा में स्रावित करता है।
ठीक है। एड्रेनलिन ग्रंथि जो है एड्रीनल जो है हार्मोन को स्रावित करता है। कब स्रावित करता है? जब आप डरते हैं, डर जाते हैं या ज़्यादा सोचने लगते हैं तब, ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना करे। यानी कि तब वहाँ पे जो ना मतलब डायरेक्ट क्या होता है, अगर किसी का, अगर आप सोचो अगर किसी का ये एड्रीनल ग्रंथि अगर काम ना करे तो फिर हार्ट अटैक होने का डर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल। क्योंकि जब कोई चीज़ सुनते हैं, किसी का पास 1 लाख रुपया था और 1 लाख रुपया चोरी हो गया, तो बहुत से आदमी का एकदम हार्ट अटैक हो जाता है सुन करके, अरे बाप रे मेरा 1 लाख रुपया चोरी हो गया। लेकिन उस टाइम अगर आपका एड्रेनलिन ग्रंथि बेहतर काम कर रहा तो आप वहाँ पे आपातकाल स्थिति ला देगा और आपको कंट्रोल करेगा वो, ठीक है। इससे हृदय की देखो धड़कन बढ़ जाती है। वाह, देखो मैं बता रहा हूँ, हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है ताकि हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। आप देखोगे जब डरती हैं, जब आप अंधेरे में खड़े रहते हैं या अंधेरे में कभी गए होंगे, सब सोया हुआ है रात में, सब रात में सो करके है और आपको जाना है पानी पीने के लिए। रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ है, एक रूम इधर है, इधर आंगन है और यहाँ पे चापाकल है। आप जाओ पानी लाने के लिए और खुदा न खाते लाइट भी कटी रहे, अरे बाप रे, तो क्या होगा? आपके अंदर का जो दिल की जो धड़कन है ना, एकदम जो 72 बार प्रति मिनट होता है ना, प्रति मिनट, वो 72 या 90 पार हो जाएगा शायद। तो ही बोल रहा, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, इसलिए बढ़ती ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति भी क्या होता है? कम हो जाती है। इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। यह सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को स्थिर से लपेटने के लिए तैयार है। मतलब आप अगर इस कंडीशन में होते हैं, जब डर रहे होते चाहे जो होते हैं, तो उस टाइम सिर्फ आपका जो बॉडी का पूरा जो पार्ट्स है ना, सब उसी ओर झुक जाता है। पाचन तंत्र और त्वचा में जो रुधिर है ना, उस सब आपूर्ति कम होता है। आपको देखेंगे हाथ पर पूरा सन हो जाता होगा। जब आप कुछ डरे होंगे रात में, या तो अभी भी डर रहे होंगे सुन करके मेरी बात को, तो हाथ पर याद के सन कर लगता होगा, लगता बॉडी में खून ही नहीं खत्म हो गया। तो ऐसे एड्रीनल हार्मोन जब स्रावित होता है तो ये इसका लक्षण है। आसपास की पेशी भी सिकुड़ जाता है, एकदम अजब टाइप लगेगा, चेहरा का रंग उतर जाएगा, है ना। डायफ्राम जो आपका पसली है, एकदम धक 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 धक, ये आगे पीछे संकुचन इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही होता है एड्रीनल। तो अब तो आपको पता चल गया कि एड्रीनल ग्रंथि रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में अनुक्रिया का होता है। एकदम आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो मेरे ख्याल से। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा दिया हूँ। सबसे पहले लिख देना कि ये एक आपातकालीन हार्मोन है। अब आपातकाल है तो आपातकाल क्या होगा मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है। अब लास्ट सवाल देखो जी, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? डीएनए जो होता है ना, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? या तो सवाल ऐसे होता है, डीएनए की प्रकृति बनाना जन्म के लिए आवश्यक क्यों है ना। डीएनए की प्रकृति बनाना जन्म के लिए आवश्यक क्यों है? तो आंसर देखिए जी, डीएनए गुणसूत्रों पर स्थिर होते हैं। डीएनए किस पर होता है? गुणसूत्रों पर, जो कोशिका के अंदर केंद्रक में उपस्थित होता है। तो ये सभी जो पॉइंट देख रहे हैं ना, सभी पॉइंट मेरे ख्याल से आपको याद होगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में सब आता है कि डीएनए कहाँ रहता है, तो कोशिका के केंद्रक में रहता है। कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्रों पर स्थित होता है ना। ये जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जनन को सूचना, जो जनन की सूचना के धारण करना है कि जनन होना है, जनन की सूचना को धारण प्राप्त करना है, उसके लिए प्रोटीन नामक एक उत्तरदायी निर्माण करता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्रकार के सूचना के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्तरदायी है। हर प्रकार के सूचना के लिए अलग अलग प्रोटीन उत्तरदायी होता है। डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गोलू का संदेश, आनुवांशिक गुण का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है ना। तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए के जो अणु होता है उसमें आनुवांशिक गुण मिलता है। आनुवांशिक गुण जो क्या करता है, वो जो संदेश का मतलब ये नहीं, वो मैसेज, मतलब संदेश मतलब ये समझो, जो गुण आ गया अनुवांशिक, डीएनए के अणु में जो अनुवांशिक गुण आ गया वो आपसे और आपके संतति तक चलते रहेगा। यानी कि अगर क्या बोला जाए, अगर आप गोरे हैं तो आपके खानदान में उसी तरह से मिलेगा, ठीक है। काला है तो खानदान में काला काला मिलेगा। ये ऐसा गुणसूत्र पाता है। या तो और भी शराफत ज़्यादा है तो आगे भी शराफत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारी बातें आते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रखें, क्लियर है? इन बातों को याद रखें। और देखो सवाल मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इन सभी सवाल को फिर से मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 ले लिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा देखो यहाँ पे है, इसको मैं छोटा करता हूँ, लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये हुआ आपको कॉपी में लिखना है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। तीसरा सवाल देखो यहाँ पे दिख रहा, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा। चौथा सवाल देखो बड़ा करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो,
इसको भी ले लिए। अगला सवाल देखो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लेना ही नहीं है बल्कि अपने कॉपी में लिखना है, और लिखना ही नहीं है बल्कि आपको अपने दिमाग में लिखना है, इसको छापना है दिमाग में। तो चलो मेरे ख्याल से आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा एग्जाम के व्यू से, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा अभी किसी को पता नहीं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो क्वेश्चन एग्जाम में सवाल आया हुआ, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, उन सभी सवाल को एकदम चट के खा जाओ, रट के खा जाओ, याद कर जाओ। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वीडियो पसंद भी आई होगी, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।